सबसे पहले मैं वो इंसिडेंट शेयर करूँगी जो हमारी फैमिली में सालों से चलता आ रहा है, सबने फील किया है और ये जनरेशन थ्रू जनरेशन रहा, मुझ तक आया, मैंने पर्सनली फील किया। जहाँ जो मेन कॉज है जहाँ पे ये हो रही सारी चीज़ें, वो घर अभी भी है, वहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है, वो हमारी फैमिली का ही है। तो इन फ्यूचर अगर हमारी जनरेशन आगे वहाँ जाएंगी तो वहाँ हो सकता है। जी, सबसे पहले मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप बड़ी मेहनत करके जयपुर से दिल्ली आए, तो ये पॉडकास्ट जैसे ही आप देखना स्टार्ट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे नाना की साइड की फैमिली की कहानी है। जी। तो उस टाइम पे ना ज़्यादा रिच नहीं थी फैमिली, तो उनको एक घर चाहिए था, तो काफ़ी सस्ते में उनको ना एक मकान मिल गया था और उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था। ठीक है, तो रहना स्टार्ट किया वहाँ पे। अब मेरी फैमिली, हम लोग ब्राह्मण्स हैं और नाना पंडित थे, सब लोग बहुत भक्ति में थे, तो इतना कुछ है ना शुरुआत में कोई दिक्कत होती नहीं थी। बट धीरे धीरे करके ऊपर वाले जो 2 रूम्स थे ना, वो अभी हमने ऑक्यूपाई नहीं किए थे, उसमें सामान ही रहता था, कोई जाता नहीं था ऊपर। ये अजमेर की बात है, हाँ अजमेर में, और पूरी फैमिली एक साथ ही रहती थी, उस टाइम की बात है। पहले के ऊपर वाले रूम्स जो स्टोरेज की तरह यूज़ होते थे, वहाँ पे जाया नहीं जाता था। पर धीरे धीरे क्योंकि फैमिली बड़ी थी, ऑब्वियसली स्लीप ओवर्स में या फिर आप ऊपर जा रहे हो, किसी भी काम से जा रहे हो, तो जब भी ऐसा कुछ होता था ना, तो एक रूम था पर्टिकुलर, 2 रूम्स थे ऊपर, तो एक लेफ़्ट वाला रूम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती थी। और आप जा रहे हो तो चीज़ें मूव हो रही है, बट उस टाइम पे आप इतना ध्यान नहीं देते हो, जी। कोइंसिडेंस हो सकता है, ठीक है। पर जैसे ही रात होती थी, सामान गिरने की आवाज़, छत से किसी चीज़ के ऊपर नीचे भागने की आवाज़, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते थे। अब क्योंकि फैमिली बड़ी है, इतना ध्यान जाता नहीं है इन सारी चीज़ों के ऊपर, पर आइडिया थोड़ा बहुत होता है क्योंकि आपके नेबर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि रात में शोर आता है, इवन तो बाहर ऊपर कोई गया नहीं है, फिर भी ऊपर से शोर आ रहा है, गेट नॉक हो रहा है, ऐसे सारे इंसिडेंट्स होते थे। और कोई चारा था नहीं फैमिली के पास में यहाँ से जाने का, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं। फिर उसके बाद में ऐसा एक इंसिडेंट भी रहा था। क्या हुआ, मेरी जो बड़ी मौसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उनमें कहते हैं कि माता आती थी। हाँ, एक्चुअली शुरू में तो थोड़ा बहुत आपको पता चलता था वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा स्टार्ट होने लगी, तो वो जो थी वहाँ पे एंटिटीज़, वो ना ऊपर के कमरों में ही सीमित रहती थी, वो नीचे कम आती थी। जी। और एक रात की बात है, क्या हुआ, मेरी मम्मा, उनकी 2 बहनें और जो बड़ी मौसी थी जिनमें माता आती थी, वो लोग मेन हॉल में सो रहे थे। जी। जो एंटिटी थी ना, वो क्या करती थी, रात में किसी ना किसी को टच करना या किसी के पास जाके बैठ जाना, ये सारा फील होता ही था हमको। बट उस रात में उन्होंने शायद मेरी बड़ी मौसी को पोजेस करने की या टच करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेरी मौसी थी, तब उनमें जब माता आती है ना, तो वो एक पर्टिकुलर आवाज़ निकालती थी, ऐसे कुछ जैसे बुल निकालते हैं ऐसा कुछ, तो एकदम से वैसे आवाज़ निकाली और मौसियाँ जितनी थी, मम्मी मौसी मेरी, उनको थोड़ा एहसास हो गया कि कुछ दिक्कत है। मौसी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, बट उनके मुंह से अलग ही तरह की एक भारी सी आवाज़ आ रही है और वो किसी को डांट रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं बताती हूँ तुझे। पर एंटिटी थी, वो कोशिश कर रही थी मेरी मौसी को परेशान करने की। जी। ऐसा कहते हैं कि है ना, जिनके गण कच्चे होते हैं, और ये जो आत्माएं होते हैं ना, ये कच्चे शरीर वाले लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनमें बैठ सके। अब समझ में आ रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से लड़ रही है, कुछ वहाँ पे चल रहा है, तो कंटिन्यूसली वो उस पर चिल्ला रहे हैं मेरी मौसी, बिल्कुल नॉर्मल शरीर नॉर्मल, और बस डांटे जा रहे हैं किसी को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की, मना किया था ना, तो वो डांट रहे हैं। उसके बाद में ठीक है, नॉर्मल हो गए मौसी और सो गए। और मेरी मम्मी, इन लोगों ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, घर से भाग भी नहीं सकते। जी। और अब तक सिचुएशन आपने इतनी देख ली हैं चीज़ें, तो थोड़ा नॉर्मल भी हो गया, तो ऐसा रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं ऐसी मतलब रात में तो बहुत ज़्यादा होता था, गेस्ट आते तो जैसे गेस्ट आते थे ना, तो हम क्या करते थे, ऊपर वाले रूम्स में, अब और रूम्स तो हैं नहीं, तो ऊपर वाले रूम में ही उनको रात को स्टे करना होता था। जी।
क्योंकि हमारे पास भी कोई अवेलेबिलिटी थी नहीं। अब रात में हर बार सुबह कोई ना कोई गेस्ट यही बोलता था कि लाइट बंद हो रही है, लाइट जा रही है आपके यहाँ पे, या फिर गेट बज रहे हैं। एक बार मेरी मम्मा, उनकी खुद की बात है, जब मैं छोटी थी जस्ट, तो मम्मा और बड़ी मौसी वो अंदर वाले रूम में सो रहे थे मेरे को लेके साइड में। तो उन्होंने एकदम से, उनको पैर पे प्रेशर फील हुआ, जैसा कुछ चीज़ उन पे बैठ गई, और ये रात की बात है। और ना सबसे आयरन की मैं आपको बात बताती हूँ, 2 रूम्स थे, एक जिसमें सब सोते थे और एक मंदिर था। सबसे ज़्यादा जब फील होती थी ना प्रेजेंस, उस मंदिर वाले रूम में ही होती थी। इतना वियर्ड नहीं है? हाँ, पता नहीं कैसे, आप मानोगे नहीं, उस रूम से ज़्यादा हमें मंदिर वाले रूम से डर लगता था। अब ये चीज़ ये भी हो सकती है क्योंकि माता जी तो मौसी में आती थी, तो क्या पता वो वाली एनर्जी हो, इसलिए हमें वो ज़्यादा डरावना लगता हो। ये कुछ पैरानॉर्मल है, हाँ उसको आप नेगेटिव समझ रहे हो? हाँ, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आप झेल नहीं पा रहे हो फिजिकली। बहुत ज़्यादा डर लगता था हमें उस रूम में जाने में। और उस पूरे, हम लोग ना समर हॉलीडेज़ में ही जाया करते थे ज़्यादातर, जो हमारी जनरेशन आ गई थी तब की बात है। हम लोग कभी भी अकेले नहीं घूमते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अकेला रात के अगर 12 भी बज रहे हैं, 3 भी बज रहे हैं, तो उठ के अकेला वॉशरूम चले जाए। सब झुंड में ही जाते थे, इतना डर लगता था। जी। और ये मेरे सामने की घटना है। क्या हुआ था, जो मैंने बताया ना, अंदर वाला रूम है जिसमें सब सोते थे, बहुत छोटा था, तो हम सब लोग सो रहे थे वहाँ पे नीचे माची बिछा के, और ऐसे सारे 12 जने होंगे ऑलमोस्ट हम लोग, और उसी रूम में कूलर था। हाँ, तो हमारी जो बड़ी मौसी है, मतलब जिनको माता आती है उनसे थोड़ी छोटी, 7 बहनें थी मेरी मम्मा, तो वो हमारे साथ में ही सो रहे थे। अब एकदम से रात में क्या हुआ, 11-12 बज रहे होंगे, सोने का समय हो गया था ऑलमोस्ट। तो मौसी है ना एकदम से बहुत घबराई, एकदम से पैनिक करने लगी, मतलब फिजिकली झेला ही नहीं जा रहा उनसे, वो इतना पैनिक करने लग गई। अब हम लोग भी घबराए, क्या हो गया, बीपी बढ़ गया। तो हमने पूछा, मौसी क्या हुआ, बोलो। तो बोलते खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर दे। अब हमने बोला कि एक ही कूलर है, कूलर की हवा कैसे आएगी, गर्मी लगेगी, खिड़की कैसे बंद कर दे। बोले नहीं तुम बंद करो, वो देख रही है। इतना डर लगा, कोई देख रहा है जी, कि वो देख रही है। हमने बोला कौन देख रही है, कि नहीं वो देख रही है ना। फिर बोलती उसके खड्डे हैं, उसकी आँखें नहीं है, आँखों की जगह खड्डे हैं। उन्होंने वो उसका रूप डिस्क्राइब कर रहे थे, और वो जस्ट दीवार से सट के ही बेड होता है और वहीं पे खिड़की है। आप सोचो हमारे इतनी पास में, मौसी क्लेम कर रही है कि कोई देख रहा है हमको। बिल्कुल अच्छे से याद है मेरे को, क्योंकि उसके बाद में ये मेरे तक भी कैरी ऑन हुआ ये सब हॉन्टिंग वगैरह जी। और उनका रूप थोड़ा ऐसा था, बिल्कुल फेस थोड़ा वाइट था, और अपन ऐसे सोचते ना कि ह्यूमनली दिखते होंगे, कुछ डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं था, थोड़ा सा ब्लरी था, है ना। और वाइट फेस, आँखों की जगह ब्लैक खड्डे थे, आँखें नहीं थी, खड्डे थे, थोड़ा पांडा टाइप ऐसे दिखते थे वो। और उनका जो भेष था ना, अपना जो राजस्थानी गुजर अटायर होता है ना, वो उस कम्युनिटी की थे। और एक नहीं थे, ये 2 थे। तो दोनों मेल्स थे? नहीं, दोनों फीमेल्स थे। हाँ, दोनों फीमेल गुजरनियाँ थी। और ये 2 कैसे थे, ये मैंने खुद ने देखा, इसलिए मुझे पता है। तो जैसे मैंने अभी ये इंसिडेंट बताया, ये छोटी, मतलब वो आने की अंदर कोशिश करती रहती थी। उसी रात की मैं आपको बात बता रही हूँ कि फिर हमने गेट तो बंद नहीं, खिड़की तो हमने बंद नहीं करी, कैसे करेंगे। मौसी थोड़ी नॉर्मल हुई, शांत हुई, ठीक है। फिर हम लोग सोने लगे, थोड़ा अलग अलग हो गए क्योंकि गर्मी भी थोड़ी लग रही थी हमको, तो थोड़ा अलग अलग रूम में, हॉल में जाके सो गए। फिर एकदम से वही वाली मौसी जिनको दिख रही थी ना, वो अलग सी आवाज़ में बात करने लगी, बहुत अलग सी आवाज़ में बात करने लगी, ऐसा फील हुआ। फिर उसके बाद में जो भैया पास में ही सो रहे थे, उन्होंने उनको होश में लाया, क्या हुआ मौसी, ऐसे करके फिर नॉर्मल हुए। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट, मतलब वो किसी ना किसी ने घुसने की कोशिश वो करते ही रहते थे जी। फिर ठीक है, ये सब उस घर में तो चलता ही रहता था। अब मुझे पता नहीं कब ऐसा हुआ कि हम, जब अजमेर से मैं जयपुर आई, और किस मोमेंट पे और क्यों ऐसा हुआ कि मुझे मेरे घर में वो दिखने लग गई। आपने जब आप
नाना घर से खुद के घर पे आए? अजमेर से जब मैं जयपुर आई वापस तो मुझे फील होने लगी। अजमेर हम लोग सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे और ये मेरे टीनेज की बात है। मतलब तब से अब तक एज सच कोई मेरे को नुकसान नहीं पहुँचाया, बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरे साथ आ गए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, उस टाइम मैं टीनेजर थी, नई नई आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, आप डिप्रेस्ड होते हो और उस टाइम आप थोड़ा वनरेबल होते हो। मैं लॉस थी तो हो सकता है इस वजह से आ गए हो। और उनको करना ही क्या था, वो चाहते ही थे वो किसी ना किसी को बैठना किसी के अंदर, ऐसा था। ये कंफर्म नहीं था मुझे कि मेरे साथ वो आ गए हैं, पर मेरे साथ में शुरू से ही ऐसा रहा है कि मेरे को कहीं ना कहीं फ़ील हो जाना चीज़ें हैं। अब जब भी मैं सोती थी तो मुझे आँख बंद करते ही, जैसे मान लो ये रूम है, आँख जैसे मैंने बंद करी तो वो मुझे इस रूम के कोने में खड़ी हुई दिखेंगे, इस रूम के कोने में। और सिर्फ दिखना वॉज नॉर्मल, पर जब मेरे को फिज़िकली फ़ील होने लग गया, टच फील होने लग गया या फिर कुछ भी मेरे ऊपर बैठ जाना फ़ील होने लग गया, तो वो ज़्यादा स्केरी हो गया था। वहाँ से मेरे को कंफर्म होने लगा, बहुत स्केरी था। आपकी जो अभी आपके रिएक्शन आ रही है वो शायद वो सोचते हैं कि इस पे आपको याद आ रही है चीज़ें? जी, क्योंकि वो एक साल ऐसा रहे ना कि आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, कोई आपको बिलीव भी नहीं करेगा, आपको खुद ही को लग रहा है आप पागल हो रहे हो, और ऊपर से आप टीनेजर। जी। तो कब की बात है? ये 8-9 की बात हो गई। वो जो घर था वो मतलब कि उस घर में कुछ पता है आपको, कोई आइडिया कभी पता करने की कोशिश की वहाँ पर वो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? हिस्ट्री हमने जानने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जो फैमिली थी वो खुद में इतनी इन्वॉल्व थी कि 4 लोगों से पूछना करना ऐसा कुछ था नहीं उनका। बट फिर भी एक जनरल आइडिया था कि 2 फीमेल्स थी जिनको या तो जलाया गया है वहाँ पे डाउरी की वजह से, या फिर उन्होंने सुसाइड किया है, और वो दोनों बहनें थी। जी। ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, या तो मारा गया था या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अपने यहाँ पे होता है डाउरी, उस टाइम पे तो बहुत बड़ी चीज़ रही है, और अगर लड़की नहीं पे कर पाए तो आप उसे उनको शेम करना। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ऐसा घर शिफ्ट करते हैं तो तेरा मैनी चांसेस कि वहाँ के मुझे ऐसा हो सकता है पहले कौन रहता था, क्या करता था, क्या हुआ है, वो थोड़ा सा हमें चेक कर लेना चाहिए, बैकग्राउंड चेक्स। आपने बताया कि वहाँ के जो नेबर्स थे वो भी शिकायत करते थे कि आपकी छत से आवाज़ आ। जैसे कि अपन कुछ सामान खिसकाते, जैसे कुर्सी खिसका दी तो कुछ सामान खिसकने की आवाज़, या फिर कुछ जैसे उस टाइम पे अपने बाहर ना जाली की विंडोज़ होती हैं, तो उस पे कुछ खुरेचने की आवाज़ आती थी। जी। जो रूम्स थे उनकी जाली की विंडोज़ लगी हुई थी, तो उस पे खुरेचने की आवाज़ें आने लगती थी, कुछ भागने की आवाज़ आती थी। ये लोगों का ये क्लेम है कि रात को एक पर्टिकुलर टाइम में 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद मोस्टली ये चीज़ होती है कि हमें ना छत पर से ऐसे लगता है कि छत पर कोई भाग रहा है, हाँ, या फिर सबसे कॉमन है फर्नीचर खिसकाने। यही जो आप बात कर रहे हो ना कि 12 बजे बाद, हाँ तो मैं आपको बताती हूँ 12 बजे बाद क्या क्या देखना पड़ता था हमें। हाँ। हम आप सच में हम बता रहे हैं, अगर उस घर में हम एक ही रूम में 20 जने भी हैं ना, तो भी डरते थे कि 12 बजे से पहले सो जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ आपको दिख गया तो आप कैसे नॉर्मल हो गए। तो 12 बजते ही एग्जैक्ट टाइम होता था। एक तो वहाँ पे वो वाली घड़ी थी, वो टन टन बजती है ना, वैसी वाली हमारे घर में वैसी घड़ी थी। वो पहले इतनी स्पूकी, 12 बज गए वो बजती थी टन टन। मैंने बताया ना ऊपर से नीचे भागने की कुछ ना कुछ आवाज़ें आती थी, तो पायल की आवाज़ आती थी ऊपर से नीचे भागने की। और एक फ़िक्स टाइम पे लैंडलाइन पे कॉल आता था रोज़, और उसको उठाओ तो जवाब नहीं होता था फ़िक्स टाइम पे। अब आप बोलोगे कि कोई प्रैंक कर रहा हो, डेली कौन करेगा, कौन रोज़ नींद ख़राब कर रहा है अपनी, और हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो भी कोई क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो एक फ़िक्स टाइम पे, रोज़ फ़िक्स टाइम पे आ रहा है। एक बार क्या हुआ था, सबसे स्केरी बात क्या थी, मेरी जो बड़ी मौसी थी ना जी। वो हॉल में जो मेन एंट्रेंस गेट होता है ना उसके सामने सोती थी, क्योंकि जगह नहीं थी ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोते थे हम लोग। तो ऊपर से नीचे आने का ना एक खिड़की थी, सीढ़ी पे खिड़की थी जो किचन से एंट्री लेती थी। जी। तो किचन से एंट्री लेती थी, और उसी के जस्ट बाहर ना मैं खाट बिछा के सो रही थी अपनी छोटी बहन के साथ में, उस किचन के जस्ट बाहर। अब उस दिन बाय चांस मैं 12 बजे से ज़्यादा जग ली। आई वॉज सैड अबाउट सम, मैं किसी चीज़ के लिए सैड थी उस टाइम।
जी। तो फेसबुक चला रही थी मैं। अब धीरे से मैंने नोटिस किया कि मुझे ना यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, ऊपर से? मेरे सर के ऊपर से। हम दोनों सो रहे थे तो मेरे सर के ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पहले तो उसको इग्नोर किया, फिर मैंने नोटिस किया किस चीज़ की आवाज़ है क्या ये चीज़, है ना। तो मैंने सांसें काउंट की। मेरी बहन थी, वो थर्ड सांस की आवाज़ थी किसी की। थोड़ा सा बिलीव करने मतलब कंफ्यूज हो रही थी क्या हो रहा है। फिर मैंने काउंट किया, फिर कंफर्म किया, मेरे जस्ट कान के पास से सांस की आवाज़ आ रही है किसी की। और क्योंकि मैंने बताया ना किचन की खिड़की से वहाँ से ही वो नीचे आ सकती थी, क्योंकि मौसी सोती थी मेन वाली, तो वो वहाँ से नीचे आ गई। अब मैं करती भी क्या, और ऊपर से मैं पहले से ही सैड थी। मैंने बस कंबल डाली, मैंने प्रे करी और मैं बस सो गई। फिर हम जब सुबह अगले दिन वापस से उठे ना, तो सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। उस रात को सबको कुछ ना कुछ फील हुआ कि हाँ मेरे पास में आके बैठ गई थी, या मेरे को टच किया किसी ने, ऐसा फील होता था। रात में ये बहुत नॉर्मल था कि वो है ना आपके पास में आके बैठ जाएगी, आपको लगेगा वहम है, बट आपको हाथ पूरा फील होता था अपने ऊपर। आप ये बता सकते कि कुछ ऐसा है कि जो जनरेशन्स से चल रहा है, तो वो क्या यही चीज़ है? जनरेशन से रिलेटेड मैं ये जो 2 गुजरनियाँ हैं इन्होंने कैसे हॉन्ट किया सबको, इसको मैं डिनोट करी थी। बाकी जो हमारे में जो ये एबिलिटी है ना साइकिक होना, फील करना, जिसको अपन गण कच्चे होना कहते हैं, या फिर जिनमें माता आ रही है उनको जो कहते हैं, ये जनरेशनल है। हमारे मोस्टली जो ननियाद साइड के हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक पंडित हम लोग शर्मा हैं, तो इन सब में रहे हैं। कुछ और भी इंसिडेंट था जो आपने शेयर किया था? ये इंसिडेंट मेरी दोस्त के कज़न्स के साथ में हुआ था। ये स्टार्ट होती है, 2 बहनें थीं, एक 21 साल की थी और एक 24 साल की थी। अपन उनका नाम दे देते हैं, छोटी वाली का रिया और बड़ी वाली नेहा, ठीक है। तो रिया 21 साल की थी और नेहा 24 ईयर्स की थी। और ये लोग गांव का नाम मेरे को याद नहीं कहाँ से थे ये लोग, राजस्थान से ये? हाँ जी, राजस्थान के हैं ये लोग, पाली साइड आई थिंक, ठीक है। पाली साइड के आसपास कहीं के थे। तो ये जयपुर पढ़ने आए थे, इनको दोनों को साथ में इनके पेरेंट्स ने भेज दिया। दोनों मैरिड थे ये जी। और जो छोटी वाली थी रिया वो प्रेग्नेंट थी। क्या अब इनको भेज दिया, इन्होंने एक फ्लैट लिया। तो एक रूम में ये दोनों रहते थे, बाकी में बाकी फ्लैटमेट्स रहते थे, ये लोग ऐसे शेयर करके रहते थे। तो एक रात को लेट नाइट तक उठना नॉर्मल था इन लोगों को, पढ़ाई करनी होती थी, या फिर सुबह जग जाना नॉर्मल था, पढ़ाई करनी होती है, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है। तो अब एक रात को ये लोग जग रहे थे, है ना, 1-2 बजे कुछ सोए। फिर उसके बाद में इनकी एक रूममेट फ्लैटमेट आती है, तो वो इनको जगा के कहती है कि मैंने ना चाय बनाई है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई है ना, तुम्हारे उठने का टाइम हो ही गया है तो तुम भी पी लो। अब इन्होंने सोचा ठीक है अब उठ के पढ़ाई कर लेंगे। तो उठे, दोनों ने चाय पी, अच्छा खासा अपना दिन कैरी ऑन किया, पढ़ाई वगैरह करी। उसके बाद में क्या हुआ, 1-2 दिन थोड़ा नॉर्मल रहा है ना। फिर जो छोटी वाली थी रिया, वो नोटिस करती है रात को उठी एक फिक्स टाइम पे, तो जो बड़ी वाली बहन है ना नेहा, वो खिड़की के पास में गद्दा लगा के बैठी हुई है जी। और बस बैठी हुई है और हिल रही है। अब उसने सोचा थोड़ा वहम हो रहा होगा, प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोनल अप्स डाउन्स होते रहते हैं, सो गई वापस से। फिर उसके बाद अगले दिन देखा बड़ी बहन फिर उसी टाइम पे गद्दा लगा के खिड़की पे बैठी हुई है, आवाज़ें निकाल रही है, दांत बजाने की, टक 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 हिल रही है। तो अब रिया ने क्या करा, सुबह अपनी सास को कॉल किया कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। तो उन्होंने नॉर्मल कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं किया, बोले क्या पता हार्मोन से हो, तो एक काम कर घर आ जा। तो वो चली गई अपने घर, छोटी वाली, बड़ी वाली यहीं पे थी। अब क्या होता था कि वो भले कहीं पे भी हो, अपने फ्रेंड्स के जा रही हो, अपने रिलेटिव्स के जा रही हो, कहीं पे भी हो, वो क्या करती थी रात को फिक्स एक टाइम पे, आप मान लीजिए 12 बजे, वो घर ही आ जाती थी, कहीं पे भी हो उसको रोज़ घर आना होता था। भले फिज़िकली भी पॉसिबल ना हो, और फिर भी वो एक टाइम पे घर आ जाती थी। ये सारी नॉर्मल ये हरकतें फिर दोस्तों ने या फिर रिलेटिव्स ने थोड़ी बहुत नोटिस करी
क्या हो रहा है इसको, है ना, थोड़ी दूर दूर रहती है, थोड़ी बीमार सी लगने लग गई है, थोड़े टाइम इसको घर बुला लो, क्या पता बाहर पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस्ड हो। और ऊपर से वो 24 की थी, शादी को काफ़ी टाइम हो गया, प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है, तो सोचा उसको घर बुला लेते हैं। उसको घर बुलाया। अब वो घर पे जाने के बाद तो इतनी उसमें चेंजेस आने लगे, क्योंकि अब वो ज़िद करे कि मुझे वापस जाना है, रात हो गई, मुझे वापस जाना है ना, मुझे रूम पे जाना है मेरे। घर वालों को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है ना, कैसे रात में अभी कैसे जाएगी वहाँ पे। और अगर उसे नहीं भेज पा रहे थे तो वो टैंट्रम्स दिखाने लग गई थी। अब वो इतनी लड़की, पहले वो थोड़ी बीमार हो चुकी है, ठीक है, वो कभी सोफे उठा रही है, कभी क्या उठा के फेंक रही है, वो इतनी ज़्यादा है ना, उसमें विल पावर आ गई थी वापस जाने की। ये सब रहा। कोई उसने अपने हस्बैंड को भी पास आने से मना कर दिया था, वो साथ में नहीं रहते थे। और इवन अपने इन लॉज अगर वो पास आते थे कि मान जा, क्या हो गया है, लड़ाई हो गई है क्या, तो उनको मार के भगा देती थी। लिटिल फिजिकल वायलेंस ऐसे होने लगा। यहाँ तक ठीक था, कुछ टाइम बाद वो फिज़िकल हार्म खुद को ही कर रही हैं, उस पर निशान आ रहे हैं। और एक बार क्या हुआ कि उनकी सास गई, है ना, उनको बोलने के लिए कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो अपन लोग बैठ के बात कर लेते हैं। उसके टैंट्रम्स, वो खुद को इतना मारने लगी और उसकी ना बॉडी थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करने लगी, मुड़ना, टेढ़ा हो जाना, ऐसे ऐसे। तो अब घर वालों को थोड़ा आइडिया हो गया कि कुछ सुपरनैचुरली दिक्कत है इसको। तो इनको ना यहाँ पे बाबा के लेके गए, खोले के हनुमान जी से आगे है, मुझे नाम नहीं पता, तो वहाँ पे लेके गए। तो उन्होंने इनको बताया कि आपने ना किसी के हाथ की बबूती खा ली है, बबूती पी ली है, खा ली है, ऐसा कुछ इनटेक कर लिया आपने। तो फिर छोटी बहन से पूछे। अब छोटी बहन का क्या था, तो छोटी बहन ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, वो चालीसा पढ़ती थी रोज़, है ना, तो वो थोड़ा फिज़िकली और मेंटली थोड़ा स्ट्रांग थी, उसको कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से ये कनेक्शन जुड़ा कि रात में जो उसने चाय पी थी ना, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ था। और क्या हुआ उस चीज़ से कि जिस लड़की ने उसे पिलाई ना, उसके ऊपर जो बाधा आई हुई थी ना, उसके ऊपर जो प्रेत था, उसने उस पर ट्रांसफ़र कर दिया, बड़ी वाली पे, नेहा पे, उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जी। और वो कुछ मुसलमान, कुछ बहुत पावरफुल था वो, है ना, हो सकता है जिस हिसाब से उसके फ़िज़िकल कंडीशंस थे। और ऐसा कहते हैं कि जिन ना लड़कियों के साथ में फ़िज़िकल भी होते हैं जी, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल। और दूसरी बात कि वो कैसे, है ना, अपने पति के पास, उसके पति के पास उसको जाने नहीं दे रहा था। अब दूसरी बात ये रही कि अब उसको रूम से क्यों ऑब्सेशन था। उस रूम से क्या हुआ था ना कि उस रूम में एक यंग मैरिड कपल आके भाग के उन्होंने वहाँ पे शादी वादी की थी और वहीं पे उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था। तो इसलिए है ना उसको उस रूम से इतना ऑब्सेशन रहता था। अच्छा हाँ, मैंने ये बात नहीं बताई कि जब वो लोग उससे बातचीत करते थे या उसको मनाने की कोशिश करते थे ना नेहा को, तो वो अलग अलग आवाज़ों में भी बात करती थी। 3 आवाज़ें आती थी, एक लड़की की आ रही है, एक लड़के की आ रही है और एक थोड़े मैनली आवाज़ आ रही है, मर्द टाइप, थोड़ा ओल्डर था वो। बाकी पता चल रहा था कि थोड़े यंग है और एक थोड़ा ओल्डर था, जो भी था, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जिनकी बात जिसकी अपन कर रहे हैं। और वो दोनों मैरिड कपल, तो ऐसे अलग अलग भी बातें करती थी वो। फिर पता चला कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा नुस्खे वगैरह किए हैं उसके ऊपर, डोरी वगैरह पहनाई। साफ क्लेम कर दिया था जिन्होंने इनको क्योर किया ना कि अब इसके बच्चे नहीं हो सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एक बार है ना जिससे ब्याह ले या फिर ऐसा कुछ होता है, या जिसके पीछे पड़ जाए, रिश्ता बना ले, उसको छोड़ते नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर काफ़ी टाइम तक उनका चलता रहा, इलाज चलता रहा रेगुलरली, काफ़ी बांधे, बट फाइनली 6 ईयर्स के बाद उनका एक बेबी हुआ फाइनली। मुझे नहीं पता रेगुलरली 6 साल उन्होंने किससे सही करवाया, क्या करवाया, मतलब जिनकी वो बहन है ना, उनसे मेरी रेगुलरली बात होती है। उन्होंने ये बताया रिसेंटली कि जो बड़ी वाली हैं जिनके साथ ये सब हुआ था, वो अभी काफ़ी बीमार है, मतलब फिज़िकली उनको ट्यूमर हो चुका है, गांठ, उसकी वजह से सेकंड बेबी नहीं हो पा रहा है। तो वो फिज़िकली काफ़ी अनवेल है। पहला बेबी तो हो गया बट अब खुद ही ऐसी हो गई हैं वो,
मायूस सी हो गई है मतलब। ऐसा होता है कि ऐसा कहते हैं कि यू कांट स्टे द सेम, हाँ सेम हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते जैसे आप पहले थे। होता है वो, मेंटली आप फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप पता नहीं कहाँ हो, आप लॉस्ट हो, आप कैसे खुद को मेंटेन करोगे। तो एक और इंसिडेंट है जो आप बता रहे थे। जी, मेरी फर्स्ट जो क्लोज फैमिली लगती है, मेरी मौसी, उनके साथ में हुआ था ये। ये लोग जोधपुर से थोड़ा जो गांव पड़ते हैं ना उन साइड, मेन जोधपुर में नहीं रहते। तो क्या हुआ था कि एक प्लॉट जिसके आसपास 2 घर बने हुए, तो एक मतलब उसमें वो रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे, कोई ऐसा मुझे कभी कुछ लगा नहीं। तो क्या हुआ, जो मेरा छोटा भाई था ना, मेरी मौसी का बेटा, उसको ना नया नया पीछे का कमरा ही दिया था उसको पर्सनली रहने के लिए, और उसी से गेट निकलते हुए वो प्लॉट पे जाता था, ठीक है। तो वो वहीं से खेल कूद कर लेता था, वहीं से दोस्तों के पास चला जाता, पड़ोसी के बच्चे के साथ वहीं पे खेल लिया, कर लिया, वापस आ गया, सो गया। तो ये सब चलता रहता था। फिर अब एक ना बहुत कॉमन अकेरेंस हो रही थी कि उसके रूम में ना कुछ बदबू आती थी, कुछ मर गया हो जैसे। रात में वो सोया, कुछ टक 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 की आवाज़ आई चूहे कुतरने की। सुबह देखा कुछ चूहा गिलहरी उसके रूम में मरी हुई है, और बहुत रेगुलरली नहीं, मान लो आप 1 महीने में ऐसे एक बार ऐसे कुछ होता था। इतना गौर नहीं फरमाया इस चीज़ को क्या है। फिर वो फेंक के आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप एक डेड चीज़ फेंकते हो तो आप कहाँ फेंकोगे, बाहर जाके किसी नाले में फेंकोगे ताकि स्मेल ना आए घर में। एक रात को क्या हुआ, भाई को पता नहीं क्यों आलस आया, क्या हुआ, उसने क्या करा, उसी गेट से पीछे उसी प्लॉट में फेंक दिया, ठीक है। अब उस प्लॉट में क्या था कि एक तो बरगद का पेड़ था, और उसी से लगता हुआ एक कुआं था, और वो प्लॉट हमेशा से है ना बैरन ही रहा है, वहाँ पे कोई ओनर नहीं या कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस दिन उसने वहाँ पे ही फेंक दिया। अब उसके बाद में कुछ जैसे ही उसने फेंका ना, उसको कुछ हलचल सी दिखी, तो डर के भग के अंदर आ गया। अब अगले दिन उसने मम्मी को बताया, अपनी मेरी मौसी को, कि मम्मी है ना ऐसे हुआ था, वो चूहा मर गया था, मैंने क्या करा, पीछे फेंक दिया उसको, और फिर पता नहीं क्या हिला वहाँ पे, है ना, मैं डर गया था। तो मैं उस टाइम वहीं पे थी, है ना, उस टाइम की बात है ये, 3-4 दिन के लिए गई थी मैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो वो डरा, हमने उसको ये बोला कि भाई तुमने फेंका तो आसपास के चूहे वो डर के भगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फिर अब क्या हुआ, अगली रात को मैं मौसी और मेरी छोटी बहन नीचे सो रहे हैं, और बाकी की बहन वगैरह ऊपर सो रहे हैं। तो भाई आया, है ना, रोते रोते आया बिल्कुल, और गेट पे खड़ा हो गया और बोलता है कि मम्मी वो मुझे देख रही है। अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी वो मुझे देख रही है, ठीक है। अब मम्मी उठी, उसकी मम्मा, और रोए जाए। अब उस शोर से हम भी उठे। फिर बोलता है कि है ना ये दीदी को देख रही है, गेट पे खड़ी है, मतलब उस रूम के गेट पे अभी भी खड़ी है, और दीदी को देख रही है, मेरी तरफ इशारा करके कि इनको देख रही है वो। मैं उठी, है ना, और मेरे को फील होती हैं चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया। और इस सब जब ये ऐसा होता है ना इन रियल, तब सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको फिज़िकली या इमोशनली रिएक्ट नहीं करना होता। एक बार उस चीज़ को पता चल गया कि आप वनरेबल हो, तो फिर तो पक्का से आप पे कुछ ना कुछ बोला, वो मेरे को देख रही है। तब मैंने क्या करा, मैं नीचे सो रही थी, मैंने, भाई छोटा था, तो मैंने कहा तू तेरी मम्मी के पास सो जा, मैं ऊपर सो जाती हूँ कोने में, है ना। तो मैं ऊपर वाले बेड पे सो गई। अब उसके बाद में जस्ट जब सब सो गए, तो मुझे फिज़िकली फील होने लगा कि कुछ मेरे पास आ गया है, कुछ मुझे दबा रहा है ना, मुझे सांस नहीं आ रही है। एक ऐसा नॉर्मल हुआ, ठीक है चलो। अब अगले दिन से क्या हुआ, भाई बाहर नहीं आया दिन में, अंदर ही है, बात नहीं करी किसी से उसने, बाहर ही नहीं आया। फिर रात में बाहर आया वो। अब रात में बाहर आया, सोने का समय था, बाहर आया और वो गेट पे खड़ा हुआ है, अंदर नहीं आया, उसी गेट पे खड़ा हुआ है और स्माइल कर रहा है बस, अंदर नहीं आया। फिर मौसी ने उसको थोड़ा हिलाया डुलाया, सुलाया पास में, ठीक है। 2 दिन हो गए वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, बस खड़े होके मुझे देख के स्माइल कर रहा है। वो
बस स्माइल कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा किसी से भी। फिर उसके बाद में एक रात को 3rd डे हो गया था शायद मुझे उस दिन वहाँ पे रहते रहते। तो फिर भाई नीचे मौसी के पास में सो रहा था, उठ के आता है, अब मुझे देख रहा है, घूर रहा है। मौसी ने भी देख ली ये चीज़ कि बस इसको घूर रहा है। तो उस दिन हम सब डर गए थे बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है ना, कि मतलब क्या ऑब्सेशन हो गया इसको मेरे से, ये मुझे क्यों घूर रहा है ऐसा कुछ। तो फिर उसको हम लोग ऐसे ही, अब वो गांव की बात है, गांव में क्या होता है, आप किसके पास हल लेने जाते हो, जो बड़े होते हैं गांव के, है ना, उनसे ही बातचीत कर ली कि है ना ये ऐसे ऐसे कर रहा है कुछ। इस डर गया था एक रात को, उसके बाद से अभी है ना मतलब किसी से बातचीत ही नहीं कर रहा। तो बड़ों ने साफ ऐसा बोला कि इसको ऊपर की हवा लग गई है। ऊपर की हवा मतलब कि कुछ पैर में, हाँ कुछ पैरानॉर्मल हो गया है। जब फर्स्ट दिन उसने बताया था ना कि है ना वो दीदी को घूर रही है, तो उसने बकायदा हुलिया भी बताया था उसका, कि उसके बिखरे हुए बाल हैं और बहुत लंबी जीभ है और जीभ बाहर है, और बस वो टेढ़ा करके सर पोस्चर सेम है और टेढ़ा करके बस मुझे घूर रही है, ऐसा उसने मुझे बताया था। तो लेके गए बड़े उन लोगों के पास, साफ कह दिया कि इसको ऊपर की हवा लग रही है। फिर हम लोग उसको लेके गए फाइनली किसी पंडित वंडित जी के पास में जो सही करते हैं। तो उन्होंने उसको देखते ही साफ बोला कि आपके जो बेड है, मतलब जो बच्चे के कमरे का बेड है, उसमें आप देखो कुछ है ना खाने का पड़ा है ना, कुछ लड्डू जो छोटी मोटी दाने वाने ऐसे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप जाके देखो। कार्डबोर्ड बॉक्स था उसके नीचे। तो हम लोग गए, देखा, हाँ कुछ पड़ा हुआ है लाल कपड़े के अंदर। जो मैं बता रही थी ना कि चूहा कुतरता था, सुबह मर जाता था, वो उसी चीज़ की वजह से हो रहा था। उसको खाता था, वो मर जाता था, पता नहीं क्या चीज़ पड़ी हुई थी वहाँ पे। और ये उन्होंने बाकायदा खुद बताया कि क्या मतलब किसने किया। अच्छा, हाँ, कि आप ही के नेबर्स ने किया है। और ये सेम सिनेरियो कि खुद की बाधा उतारने के लिए इन्होंने आप पे ही कर दिया, और किसने, पीछे डोर से खुद ही के बच्चे से आपके बच्चे के यहाँ पे रखवा दिया ये सामान। वो यानी कि उसके जो दोस्त आते थे, हाँ, वो जो खेलता कूदता था ना वहाँ पे, तो उसी ने वहाँ पे वो रखवा दिया। तो ऐसा हुआ, पता चल गया क्या है क्या नहीं है। फिर कुछ किया होगा ताकि वो ठीक भी हो जाए। मैं तो वहाँ पे 3-4 दिन ही थी, ये बाद का प्रोसेस जो भी रहा होगा ये मेरे को नहीं पता। आपने जो 2 इंसिडेंट बताए ना, उससे मुझे अपने कुछ किस्से याद आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैं ना छतरपुर रहता था, और वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बने थे नए, तो उन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि उसके घर में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जो कि पैरानॉर्मल थे। तो मेरा जो दोस्त है वो बताता था कि उसकी जो भाभी है, सगी भाभी, उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते रहते थे। एंड उनके घर में ये ना बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी। कुछ किसी को अगर पता लगे इस घर में कुछ है तो कोई रिएक्ट नहीं करता था उसके घर में, कोई भी कुछ भी ऐसा सेंस करने पर। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी उनके लिए। वो मुझे बताता था, मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन जब वो बार बार ऐसी चीज़ें बताने लगा और बाकी सभी लोगों से मैंने सुना, तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ यार कुछ तो सच्चाई होगी। फिर एक दिन मैं उसके घर गया और मैंने कुछ चीज़ नोटिस की। ये बात है लगभग 2019 की शायद, करवा चौथ के आसपास का टाइम था। और करवा चौथ पे होता है ना कि मेहंदी वगैरह लगाते हैं एक रात पहले, तो ऐसे ही था। तो उसकी जो भाभी है, मैं उसी दोस्त के घर था, तो उसकी भाभी के पास ना एक औरत आती है जो कि मेहंदी लगाती है। तो जैसे वो लेडी मेहंदी लगाने के लिए उनके हाथ पर पहली ड्रॉप डालती है ना मेहंदी की, तुरंत ही भाभी की एक आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि उन दीदी को कि दीदी एक बार बताओ, आप लोग डरो नहीं तो। जैसे ही आपने मेहंदी को टच किया है ना मेरे हाथ से, तुरंत मुझे ऐसा फील हुआ है कि कोई आके मेरे कंधे के ऊपर बैठ गया है। और मैं वहीं पर था, मैं मतलब स्पीचलेस था कि भाभी बोल क्या रही हैं। और जिस तरीके से भाभी बोल रही थी ना, मतलब एक हल्की सी हंसते हुए, वो लग रहा था कि ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है उनके लिए। और सीरियसली मैं बताऊँ, वो नॉर्मल ऐसे सीधा बैठी थी और ऐसे हाथ था उनका, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेहंदी टच हुई इनके हाथ से, लिटरली वो ऐसे हो गई, झुक गए, मतलब पूरा ऐसे हो गई। तो वो देखकर तो लग रहा था कि हाँ सच में कुछ है। उन्होंने और थोड़ा बताया कि मुझे ऐसा लगा कि कोई आके पीठ पर बैठ गया, मेरा पूरा जो कंधे हैं वो दर्द करने लग गए हैं अभी। और ये मेरे साथ होते रहता है, जैसे मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ, कुछ भी ऐसा होता है तो ये होते रहता है। और उसके अलावा ना उन्हीं के घर का ही एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है। एंड ये मैंने देखा नहीं, लेकिन ये मैंने मेरे को बताया था, और उन्हीं की भाभी से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रही थी। वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, तो जो भैया होते हैं उनके, भाभी के हस्बैंड,
तो वो ना एक बेड लाते हैं, और वो बेड सेकंड हैंड होता है। एंड रिक्वायरमेंट होती है उनके घर में, क्योंकि वो कहती हैं कि एक बेड और ले आइए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें एक रिक्वायरमेंट है। तो भैया अपने बजट के हिसाब से एक सेकंड हैंड बेड देख कर ले आते हैं। अब भाभी बताती हैं काफ़ी दिन बाद कि उस बेड के ऊपर उनको नींद नहीं आती, यानी कि बुरे बुरे नींद आती भी है तो बहुत ही कम ड्यूरेशन की आती है, शरीर थका थका रहता है। एंड उस बेड पर लेटते के साथ उनको बुरे बुरे सपने आते, बुरे बुरे ख्यालात आते। ऐसा हुआ। अब काफ़ी दिन तक उन्होंने नोटिस नहीं किया कि इसका रीज़न ये बैड हो सकता है, बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी उस बेड के बारे में बात की जाती ना कि ये बेड अच्छा है, बुरा है, कुछ भी, तभी जो दरवाज़ा है ना, उनके कमरे का दरवाज़ा है, वो लोहे का दरवाज़ा था। तो कमरे का जो दरवाज़ा है वो एकदम से, जैसे बहुत तेज़ धक्का मारा हो किसी ने, वो एकदम से जाके दरवाज़ा दीवार पर लगता था। अगर बंद होता था तो वो खुल जाता था, खुला होता था तो वो बंद हो जाता था। यानी इस तरीके से वो बजता था दरवाज़ा, और ये मल्टीपल टाइम होता है। और भाभी बताती थी कि रात को, हर रात को, क्योंकि भैया की ना नाइट ड्यूटी होती थी, वो बताती थी कि हर रात को कुछ ऐसा होता था कि उनको ये लगता कि कोई आके ना दरवाजे को नॉक कर रहा है। ये चीज़ लगभग हफ्ते में 3 से 4 बार होने लगी, और स्टार्टिंग में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में जब कोई नॉक करता तो वो खोलती और देखती लिटरली बाहर कोई भी नहीं है। फिर जब यही चीज़ 2-3 बार होने लगी तब उनको लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब यही चीज़ उन्होंने भैया के साथ शेयर करने की कोशिश की, लेकिन भैया ने इतना सीरियसली लिया नहीं। उन्होंने बोला कि तुम लोग ना बेफालतू में ऐसी बातें करते हो, पूरे दिन तो हॉरर मूवीज़ देखते हो, ये सब चीज़ें करते हो, और तुम्हारी फैमिली ने वैसे तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें डाली हुई हैं कि भूत प्रेत और ये सब वगैरह वगैरह, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हो। तो भैया ने सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को, बस भाभी कहती ही रही। और कुछ टाइम बाद जब भैया की छुट्टी थी, दिवाली के आसपास शायद, तो भैया ने भी सेम ही फ़ील किया, क्योंकि भैया जो है वो दिन में रहते थे यूजुअली, तो उन्होंने नोटिस ऐसा कुछ नहीं किया। दिवाली के आसपास भैया ने भी सेम ही फ़ील किया कि हाँ, इस बेड के आसपास कुछ तो है, क्योंकि उनको भी प्रेजेंस फ़ील होने लगी। जैसे आपने बताया ना कि ब्रीदिंग, तो उनको भी ऐसा फ़ील होता है जैसे 2 लोग कमरे में हैं। वो एक अजीब सी शांति महसूस होती, और ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ना, कोई तीसरा पर्सन और है जिसकी सांसों की आवाज़ आ रही है। उनको फ़ील हो रहा है कि कोई और पर्सन भी है जो यहाँ पे खड़ा हुआ सांस ले रहा है, उनको देख रहा है, ऐसा फ़ील होता है। तो तब उन्होंने सीरियसली लिया, उनसे थोड़ी सो डिस्कस किया कि तुम्हें क्या-क्या फ़ील होता है, तो भैया, तो भाभी जो है उनको अच्छे सब कुछ बताती है, लेकिन उनको भाभी कहती हैं कि इस कमरे में नहीं, आप बाहर चलो, बाहर जाके आपको कुछ बताना है, बातचीत करना है। वो जब भी उस बेड के बारे में बात करते हैं उस उन सब दिनों के बाद, तो उस कमरे से बाहर निकल कर बात करते हैं, क्योंकि जब उस बेड को निकालने की बात होती ना, तभी वो गेट बजता हवा से तेज़। तो वो समझ जाते थे कि भाई बेड को अगर निकालेंगे तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो इस बेड के साथ है और वो निकलना नहीं चाह रही है, वो नाराज़ हो रही है। फिर भैया जब ये सब चीज़ें रिपीट होने लगी तो किसी कबाड़ी के पास जाते हैं। एंड वो किसी कबाड़ी को वो बेड बहुत ही सस्ते रेट में, और शायद ऑलमोस्ट फ्री में ही 200-300 रुपये में उसको बेच देते हैं, बिल्कुल सही कंडीशन में जो बेड होता है। अब भाभी ने ये भी चीज़ बताया कि काफ़ी दिनों बाद, लगभग महीने 1.5 महीने बाद, उनको कहीं से पता लगा कि वो जो बेड कबाड़ी वाले ने ख़रीदा था, वो बेड उसने किसी को बेचा नहीं, वो बेड उसने लिटरली कहीं पर जाकर जला दिया। अब ये चीज़ मुझे बहुत ही वियर्ड लगी कि यार जला दिया, इन द सेंस कि हो सकता है कबाड़ी वाले ने भी कुछ फ़ील ही किया हो। अब इसका रीज़न तो नहीं पता, बट ऑब्वियसली एक कबाड़ी वाला जो एक सामान को ख़रीद रहा है, उसको रीसेल करेगा। यानी कि अगर उसने 200-400 में ख़रीदा है तो कम से कम उसको 2-2,500 में तो बेचेगा, उसको फ़ायदा होगा। वो उसको जाके क्यों जलाएगा? तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ फ़ील हुआ होगा। और उन्हीं के घर का एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो कि मैंने नोटिस किया कि उनके घर में ना कोई भी रिलेटिव आता जाता नहीं था। तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे पूछ लिया था कि भाई एक चीज़ पूछो, अगर बुरा ना माने तो, कि तुम्हारी फैमिली में कौन-कौन है? तो उन्होंने बताया भाई मैं हूँ, भैया हैं, भाभी हैं और एक उनकी मम्मी हैं, बस पापा नहीं थे। तो मैं बोला अच्छा ठीक। और रिलेटिव्स वगैरह? कहते रिलेटिव्स में मेरे मामा हैं, मेरी बुआ जी हैं, मेरी मौसी हैं, सब कुछ हैं, कज़िन्स वगैरह हैं काफ़ी। तो मैंने कहा यार, मैंने कभी देखा नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई आता जाता हो, ये सब हो। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली जब से उनकी भाभी आई है, तो तब से उनको एक वहम रहता है, या फिर सच में है वो चीज़ में भी, कि कोई है उनकी फैमिली में जो कि नहीं चाहता कि वो लोग खुश रहें, और वो उनके ऊपर ना तंत्र क्रिया वगैरह करवाई जाती हैं। तो ऐसे ही वो उनकी जो भाभी हैं वो किसी के पास गई होंगी, तो उन्होंने कहा होगा कि किसी से भी कुछ नहीं लेना, किसी को भी आने जाने नहीं देना है।
तो उन्होंने ना एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन कर रखी थी, वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देता है जब भी कोई आने जाने की बात करता ना कि अरे होली पर आते हैं, दिवाली पर आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के कि अरे हम तो यहाँ जा रहे हैं, अरे हम तो वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ। और ये सब मतलब कुछ ना कुछ बहाना मार देते। और एक और चीज़ थी, बाई चांस अगर कोई आ भी जाता उनके घर, तो वो जो कुछ भी लेके आता है, चाहे वो फ्रूट्स लेके आता है या फिर कुछ मिठाइयाँ लेके आता है, तो उसको सामने तो रिसीव कर लेते, बट जैसे ही वो चले जाते, ये मतलब बहुत ही सीक्रेट बात है जो मुझे मेरे दोस्त ने बताई, लेकिन जैसे ही वो पर्सन चले जाता तो उसके सामान को ना, जो भी वो देकर गया, उस सामान को ऐसे ही उठाकर वो बाहर रख देते, यानी कि वो घर के उसको यूज़ नहीं करते थे, खाते नहीं थे यूजुअली। उनको डर था, लगभग उनको हर कोई, सारे के सारे ही रिलेटिव्स, इवन कुछ दोस्त भी, उनके वहाँ दोस्त भी नहीं आते थे, दोस्त रिलेटिव सबको ही उनको यही लगता था कि भाई पता नहीं कौन है, कोई ना कोई तो है जो उनका बुरा चाहता है और किसी ना किसी तरीके से उनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसका है ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला वहीं पर ही। जो उनके भैया भाभी थे, उनकी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई भी बेबी नहीं था। तो वही मेरा दोस्त कुछ खास ही बन गया था, वो सब बताता है मेरे को। तो वो बता रहा था कि भाई एक्चुअली मेरे भैया ना बड़े परेशान हैं, इतने ज़्यादा मिसकैरेजेस हो चुके हैं कि वो बता नहीं सकते, कम से कम 4 या 5 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। एंड उसका रीज़न वो यही मानते हैं कि कोई है, या फिर लगभग हर कोई है जो उनको खुश नहीं देखना चाहता। वो हमेशा यही बात करते हैं कि अरे रिश्तेदार हमने देख लिए सारे, कोई किसी का नहीं है, कोई दोस्त नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें यूजुअली वो करते थे जब भी उनके साथ बैठ के बात करो। एंड बाद में मुझे भी फील होने लगा कि यार मैं जाता हूँ, कल को मेरे ऊपर भी कोई बातचीत ना आ जाए, तो धीरे धीरे करके मैंने भी वहाँ पर जाना बंद कर दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली मुझे सुनने को मिला कि यार फाइनली उनके वहाँ एक बेबी हुआ है, तो बहुत खुशी की बात थी। बट मैंने ये भी नोटिस किया कि जब बेबी हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स को नहीं बताया इवन। और हाँ, एक चीज़ और, उनको बेबी हुआ सबको ये पता लगा जब वो 1 साल का हो गया, तब उनको पता लगा। और एंड इवन एक और चीज़, वो एक ऐसे एड्रेस पर रहते जो किसी को पता नहीं है, किसी को अपनी लोकेशन नहीं देते। एंड किसी को नहीं पता वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। बस फ़ोन पे कभी कभार लोगों से अपने बातचीत कर लेते, कुछ भी काम होता है या फिर किसी का भी कॉल आता है, कोई भी कुछ भी काम होता है। तो काफ़ी वियर्ड एक फैमिली कह सकते हो जो मैंने देखी। बट अगर सच में उनके साथ कुछ हो रहा है तो भाई मैं वियर्ड नहीं कहूँगा, हो सकता है उनकी मजबूरी है ये सब करना, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कन्फाइंड रह के तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा, इतना आइसोलेट होके। बट फाइनली अभी वो एक पूरा परिवार बन चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, जब मैंने आपको रीच आउट किया तो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डार्क आर्ट आपने शेयर किए हैं, आप खुद से बनाते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि डार्क आर्ट ही क्यों? मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है भूत प्रेत, और मैं डेथ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, डेथ से, मरने से। हाँ, तो इसलिए ये हड्डियाँ बनाना, ये करना, वो करना। और एक तो क्या, मैं मिडिल चाइल्ड थी तो ज़्यादा इनविजिबल नहीं फील करती थी, तो मैं रिलेट भी कर पाती थी इन लोगों से। मिसअंडरस्टूड होते हैं ये, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी था ये चीज़। मिसअंडरस्टूड जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आपको परेशान करना चाह रही है, वो बस एक जगह रिजाइड कर रहे हैं, आप हो जो उनके घर पे जाके उन्हें परेशान कर रहे हो। किसी भी एंटिटी की मैं पर्टिकुलर अगर बात करूँ तो इन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक खाली जगह चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। और इस तरह से मैं उनसे रिलेट कर पाती थी, कैसे वो इनविजिबल है जी। वैसा मुझे फील होता था। तो और डार्क आर्ट ना, लोगों को क्या लगता है भूत प्रेत और इस सब से ही लिमिटेड है, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल हॉरर होता है कि इंसान के अंदर किस तरह के भाव आ रहे हैं किस समय में। कभी कभी अपन को थोड़ा सुसाइडल फील हो जाना या ऐसा कुछ। एक रील मैंने और देखी थी, और ये वो रील थी जिसको देखकर मैंने आपको इनवाइट किया। वो रील थी विक्रमादित्य और बेताल के बारे में। अब बेताल के बारे में टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने कोई इंसिडेंट शेयर नहीं किया है। उस रील में आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि बेताल जो है उसकी स्टार्टिंग कैसे, शुरुआत कैसे हुई, भाई बेताल जो एंटिटी होती है, या फिर विक्रमादित्य और बेताल का जो रिलेशन था वो क्या था। तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सके तो प्लीज़ बताइए। तो विक्रम और बेताल वाले जो बेताल है ना, उसमें क्या हुआ था कि एक योगी ने एक इंसान को ना 2 पुत्र का वरदान दिया था, और उन दोनों को ही खुद का शिष्य बना लिया था। और एक को काफ़ी अच्छा ट्रीट करता था और उसको ज़रूरत जितना उन्होंने ज्ञान दिया, और जो दूसरा था उसको जगत का सारा ज्ञान दिया पर उससे व्यवहार अच्छा नहीं करता था। तो धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि
ये है ना, जो योगी है ये मुझे अपने पेरेंट्स के बाद वापस नहीं देगा। तो ऐसे करके बड़ा हुआ, जगत का सारा ज्ञान था उसको, फिर वो बड़ा होके एक पंडित बन गया। अब वो जिस मंदिर में, शिव मंदिर में पंडित थे, एक रात क्या हुआ कि वो जाते हैं, देखते हैं, तो उनको ना कुछ गुसर पुसर विस्परिंग की आवाज़ आती है। तो हल्का सा मंदिर में झांक के देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, शिव जी और पार्वती जी ना बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और पार्वती जी उनसे, शिव जी से मजाक कर रहे होते हैं कि आपको तो सारा ज्ञान है, आप मुझे एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा है ना कुछ बताओ, कुछ स्टोरीज़ बताओ। तो शिव जी क्या करते हैं, पार्वती जी को 24 स्टोरीज़ बताते हैं, जिसको आज अपन बेताल 25 के नाम से जानते हैं ना। तो 24 स्टोरीज़ वहाँ से आई, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। तो शिव जी देख लेते हैं कि ये प्रीस्ट है, ये जो सुन रहा है, तो साफ जाके उसको, प्रीस्ट को बोलते हैं कि आप ये किसी को नहीं बता सकते। बट वो इतना स्टंड होता है, तो वो अपनी वाइफ को बताता है। वाइफ से सब पे बात ये फैल जाती है धीरे धीरे। तो शिव जी जो होते हैं वो उनको जाके श्राप दे देते हैं कि अब तो एक बेताल की तरह यहाँ पे भटकता रहेगा। मैंने सीरियसली आज तक ना शायद से बेताल का कोई भी केस शेयर नहीं किया अपनी ऑडियंस के साथ में, एंड मेरे हिसाब से शायद बहुत ही रेयरली कोई ऐसी एंटिटी होती है बेताल जो कि लोगों को पोजेस करती है, फिर परेशान करती है। हो सकता है जो मैंने एक जो बताया था कि उनके मेरे भाभी के कंधे पर आके बैठ गया था, तो हो सकता है वो बेताल हो काइंड ऑफ। बट मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, अगर आपने कोई किस्सा सुना है बेताल का और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हितम्बरा को भी बता सकते हैं। इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हम हॉरर लोकेशंस की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली राजस्थान एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी सारी पैरानॉर्मल साइट्स हैं। आप उनमें से कोई भी साइट ऐसी हो जिसको आपने विजिट किया हो, या फिर जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, सोचते हो, ऐसी कोई साइट है तो प्लीज़ बताइए आप। क्योंकि ना राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा। हर थोड़ी सी देर में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे खाली जगहें, ज़्यादा लोग ना होना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना ऐसी एक्टिविटीज़ होना नॉर्मल है। कोई भी अगर, किसी को भी अगर ये काला जादू वगैरह करना है तो उनको जगह मिल गई, कर लिया उन्होंने। बाय द वे, आप किसी जगह के बारे में सोचते हैं राजस्थान में कहीं और? मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी भानगढ़ की। जी थी। हाँ। तो अब क्योंकि मैं साइकिल हूँ, तो मुझे जाना ही था, देखना था। डर तो लग रहा था मुझे कि यार कुछ लेके आ गई साथ में, तो उससे कैसे सामना करूँगी मैं। अब हम गए वहाँ पे, है ना, और बाय चांस हम लोग, बस गेट बंद होने ही वाला था। आप एक्चुअली भानगढ़ गए? हाँ, हम लोग वहाँ पे शाम के वक्त पहुँचे थे। मैं ना बहुत डरी हुई थी क्योंकि हम पहले भी जाके आ चुके हैं, बट उस टाइम पे हम अंदर नहीं गए थे, और जो स्ट्रीट्स थी वो बिल्कुल खाली थी, कोई वेंडर्स नहीं, कोई भी नहीं था, तो वो डरावना था सोचना ही। पर जब नेक्स्ट टाइम हम अंदर गए, शाम के वक्त गए, अब उन्होंने धीरे धीरे, एक तो सूरज ढल रहा है पहाड़ के पीछे से, इतना सुंदर लग रहा था वो। हम लोग गए, उन्होंने, गाइड ने बताया कि वहाँ पर ना अभी भी एक प्लेस है, उन्होंने सिल्वर से बांध रखी है उस प्लेस को, और वहाँ पे ना अभी भी जिन की पूजा होती है, पूजा हो रही है वहाँ पे जिन की, भानगढ़ के अंदर। ये मैंने पहली बार वहाँ पे जाके सुना है, देखा जी। 3 फ्लोर्स हैं, अब 7 हुआ करती थी ऐसा कहते हैं, बाकी की वैनिश हो गई, 3 है। तो उनमें से फर्स्ट या सेकंड के ऊपर कोने के अंदर ना सिल्वर से गेट बांध रखा है वो सब, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है। तो वहाँ पे जिनकी अभी भी पूजा होती है। ये काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी लगी मुझे जान के। वहाँ पे गए हम लोग, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे। कुलधरा के बारे में सुना है आपने? सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो कुलधरा जो है एक राजस्थान में हॉन्टेड साइट है, जो कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, और मेरी काफ़ी सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनसे बात हुई है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस लोकेशन पे सीरियसली कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है, कुछ ना कुछ एंटिटीज़ हो सकती हैं वहाँ पर रहती हों। एंड उसकी जो स्टोरी, वो तो लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्या स्टोरी है उसकी, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुलधरा एक ऐसी साइट है जहाँ पर डेफिनेटली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड
एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, वो पॉडकास्ट में हमने शेयर भी किया है। तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो कि कुलधरा गए थे, उन्होंने शेयर किया था हमारे पॉडकास्ट पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन्होंने बताया कि कुलधरा ना काफ़ी ज़्यादा स्पूकी एंड उनको फील भी हुआ है। जो मेन इंसिडेंट उन्होंने बताया जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग लगा एंड मुझे लगा कि हाँ वो एक क्लू हो सकता है। वो बता रहे थे कि जब वो गए थे कुलधरा, तो जिस गाड़ी से जा रहे थे, तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, एंट्री गेट शायद 300 मीटर दूर था, तो जैसे ही वो करते हैं तो एकदम से ना उनकी गाड़ी के आगे उनको ऐसा फील होता है कि कोई कुत्ता आया है काले कलर का भाग के और गाड़ी के नीचे आ गया है। वो तुरंत ब्रेक लगाते हैं एंड उतर के देखते हैं तो उनका मूड ख़राब हो जाता है कि यार अभी तो जस्ट आए थे और आते के साथ बेचारा कुत्ता मर गया। तो वो जाके देखते हैं गाड़ी के नीचे एंड वो बताते हैं कि भाई गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं था। एंड वो उनके साथी एक और थे, दे वर प्रीटी श्योर कि कुछ तो आया है। दोनों ने देखा है कि कुत्ता भाग के आया और गाड़ी के नीचे घुस गया है। अब दोनों ही एकदम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये तो अभी तो हम कुलधरा में घुसे भी नहीं है ठीक से और ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। बाकी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये भी फील किया कि वहाँ पर ना उनको एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। एंड वैसे कुछ और पैरानॉर्मल उनके साथ हुआ नहीं कि उन्होंने कुछ देखा हो, दिखा कुछ भी नहीं, बट हाँ उनको फील हुआ, कुछ सेंस हुआ कि यहाँ पे कुछ है। वो बता रहे थे कि उनका जो पूरा शरीर है, पूरा जो सर है वो भारी होने लगा, सर दर्द होने लगा, थोड़ा अनईजी फील होने लगा, ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड उन्होंने अपनी जो भी उनका चैनल है उस चैनल के ऊपर वो वीडियो भी शेयर की, तो लोग जाके देख सकते हैं, उनको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।